आज हम लोग बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक पे बात करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने तीनों स्टैटिस्टिक के डिफरेंस को जाना है और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक को डिराइव कर लिया है और वो आपको समझ में आ गया है। मतलब इस डेरिवेशन पे एक चीज मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक में अंतर मालूम है। दूसरा, मैं ये भी मान रहा हूं कि आप लोगों को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक समझ में आ गया है। यहां एक्चुअल में सबसे पहले ये जो सांख्यिकी है इसको बोस ने 1924 में फोटोन गैस के लिए अप्लाई किया। बाद में उसी साल मतलब 1924 में ही आइंस्टीन ने इसको बाकी गैसेस के लिए भी अप्लाई कर दिया। इसलिए इसलिए चूंकि आइंस्टीन ने बोस के फोटोन गैस में संशोधन किया, इसलिए इस सांख्यिकी को बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? शुरुआत कहां से? बोस ने किया, 1924 में किया फोटोन गैस के लिए, और उसी समय आइंस्टीन ने क्या किया, इसमें मॉडिफिकेशन किया और बाकी गैसों में भी इसको अप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ? दूसरा कंडीशन ये भी जानिए, और आप ये जानते भी हैं कि ये जो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक होता है ये या तो जीरो या फिर पूर्णांक चक्रण वाले कैसे पार्टिकल होते हैं, वो इनडिस्टिंग्विशिबल, जिसको अभेद्य नहीं कर सकते, इस प्रकार के कणों पे लगता है। और इन कणों को क्या नाम दिया था आपने? बोसोन कहा था। याद है? तो सबसे पहले आप इसी चीज को लिख दीजिए कि बोसोन यानी कि फोटोन, फोनोन और अल्फा कण जो कैसे होते हैं, सर्वसम होते हैं, और जिनका चक्रण जीरो या इंटीजर होते हैं, वही इस स्टैटिस्टिक को फॉलो करते हैं, या उसी में बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक लागू होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब इस स्टैटिस्टिक को अप्लाई करने के लिए बोस और आइंस्टीन ने कुछ कल्पनाएं की, कुछ मान्यताएं दी, कुछ कुछ एजप्शन है उनके। उनका ये कहना था कि ये जो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक होते हैं वो सर्वसम मतलब आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल पे एप्लीकेबल है। ठीक है? ऐसे निकाय पर यह लागू होगा जो कैसे हो, जिसके कण सर्वसम हो, समरूप हो, आइडेंटिकल हो तथा अभेद्य हो, इनडिस्टिंग्विशिबल हो। दूसरा ये कहा गया कि यहां किसी भी क्वांटम अवस्था में, या ये कहिए फेज सेल में, किसी भी कला कोष्ठिकाओं में कितने भी अणु हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? किसी भी क्वांटम अवस्था में, किसी भी क्वांटम स्टेट में या फेज सेल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। दो हो गए। पहला, ऐसा निकाय जिनके कण कैसे हो, समरूप हो, आइडेंटिकल बोलते हैं, और अभेद्य हो, अभेद्य मतलब इनडिस्टिंग्विशिबल हो, जिनको अंतर नहीं कर सकते। दूसरा आपने क्या कहा? ये कला कोष्ठिकाओं में अणुओं की संख्या या क्वांटम अवस्थाओं में अणुओं की संख्या की कोई बाध्यता नहीं है। तीसरा तीसरा जितने भी क्वांटम अवस्थाएं हैं तो उसमें क्या होंगे? कण होंगे। तो कणों के ऊर्जाओं का योग, जो कण होंगे अलग अलग क्वांटम स्टेट्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी अगर आप करें, हर पार्टिकल की एनर्जी का जो योग होगा वो सिस्टम की टोटल एनर्जी को दिखाएगा। क्लियर हुआ? तीन बातें, तीनों याद हो गया? चौथा चौथा ये कहा गया कि यहां जो क्वांटम अवस्थाएं हैं या कला कोष्ठिकाएं हैं, उनकी जो संख्या है कणों के संख्या के तुल्य होती है। मतलब
जैसे आप लोग बीएससी पार्ट 2 में 73 बच्चे हैं, तो आपके जो क्वांटम अवस्थाएं हैं, कुर्सियों की संख्या है या तो 72 होंगी, 70 होंगी या 75, या फिर 73 का 73, लगभग बराबर होते हैं। ठीक। आखिरी कंडीशन ये भी कह लीजिए कि कणों के चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है, h/2 का मल्टीपल होता है। क्लियर हुआ? ये आपने 5 बातें की हैं, नोट कर लीजिए कि आपके पार्टिकल कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होंगे, इनडिस्टिंग्विशिबल होंगे। दूसरा, किसी भी क्वांटम अवस्था में, क्वांटम स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। और यहां पे जो कणों की ऊर्जा है उसका योग, सम ऑफ द एनर्जी ऑफ all the particles of all quantum state is equal to the total energy of the system. एक चीज ये भी कहा कि कुर्सियों की संख्या बच्चों की संख्या के लगभग बराबर होती है। मतलब क्वांटम स्टेट्स कहिए, फेस सेल कहिए, इनकी संख्या पार्टिकल की संख्या के इक्वल होती है। मतलब Ni/Gi इज इक्वल टू 1 होता है। और इनका जो चक्रण कोणीय संवेग है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ये h/2 का इंटीजर मल्टीपल होता है या इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये 5 कंडीशन आप समझ गए और इसको नोट कर लीजिए। अब इजी सा डेरिवेशन है जो आपने एमबी में किया है, उसी चीज को मैं यहां रिपीट करने वाला हूं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां सबसे पहले जैसा आपने वहां किया था, एमबी में किया था कि भाई हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। कैसे हैं? इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल हैं, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स हैं इनके एनर्जी या फिर कहिए मोमेंटम है, ठीक। और चूंकि इनका एनर्जी और मोमेंटम है, इसलिए इसको फेज स्पेस में आप लोग एक फिक्स पॉइंट से डिनोट करेंगे। क्योंकि ये एनर्जेटिक पार्टिकल हैं, इसलिए इनको एक निश्चित पॉइंट दे देंगे आप, है ना। और आपका ये जो फेज स्पेस है या क्वांटम समूह है या ऊर्जा स्तर है, उसको अनेक क्वांटम अवस्थाओं या क्वांटम सेलों से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं, ठीक। मतलब क्वांटम समूहों को, ऊर्जा स्तरों को क्वांटम अवस्थाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आपकी पहली परिकल्पना है। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल के एनर्जी और मोमेंटम है, इसलिए इसको फेज स्पेस में एक पॉइंट से डिनोट करेंगे। और इनके जो एनर्जी स्टेट होंगे या क्वांटम ग्रुप होंगे, उनको क्वांटम स्टेट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है आपके छोटे छोटे एनर्जी ग्रुप्स, ठीक है। ये है आपके ऊर्जा स्तर E1, E2, E3, EI, En। और इसको आप लोग क्वांटम अवस्थाओं में बांट देंगे। क्वांटम अवस्थाओं में बांटेंगे इसको क्या बोलेंगे? इसका डिजेनरेसी है, अपभ्रष्टता। कितने हैं? E1 का G1 है, E2 का G2 है। इस तरीके से EI जो एनर्जी सेल है उसको GI क्वांटम अवस्थाओं में बांट दिया है आपने, ठीक। और En को GN क्वांटम अवस्थाओं में बांट दिया है। और इसमें नंबर पार्टिकल्स कितने हैं? N1, N2, N है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनको आपने यहां G1, G2, G3 क्वांटम अवस्थाओं में या कला कोष्टिकाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसमें पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। ये वाला पेज भी क्लियर? ये वाला पेज भी क्लियर? चलिए आगे आगे गए तो ये वाला रिलेशन आपने देखा है, N1, N2, N3, N4, Ni मिल जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल N बनेगा और आपके सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो हमारे पास DNI अकेले नहीं, I इज इक्वल टू 1 to I इक्वल टू N,
अगर कर देंगे मतलब ये जो n होगा इसमें चेंजेस 0 आएगा। इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। आगे गए, ये भी आपको पता है NiEi, पहले E1 एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल N1 है, तो टोटल एनर्जी कितना होगा N1E1, N2E2, NiEi, इस तरीके से, और ये कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है तो यहां इक्वेशन नंबर इसको करिए 3, तो ये EiDNi कितना हो गया 0, ये इक्वेशन नंबर 4 है। इसको मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चारों इक्वेशन आप जानते हैं, और नहीं जान रहे हैं तो एमबी को वापस रिवाइज करिए। अब मैं ये मान रहा हूं कि आपको समझ में आ गया है, आगे चल रहे हैं। आगे चलूं, चलें। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए भाई, हम लोग ith एनर्जी ग्रुप को बात करेंगे। ith एनर्जी ग्रुप में एनर्जी कितनी है, EI है, इसमें पार्टिकल कितने हो सकते हैं, Ni, और इस EI को GI क्वांटम अवस्थाओं में कला कोष्ठिकाओं में आपने बांट दिया है। कहने का मतलब आप ये समझिए, ये एक आपका एनर्जी ग्रुप वाला एक कमरा है, इस कमरे को आपने ऐसे GI भागों में बांट दिया है, ऐसा। और इसमें पार्टिकल कैसे बटेंगे, Ni नंबर ऑफ पार्टिकल को आपको बांटना है। ठीक, मतलब आप ये कहिए कि इसमें से किसी एक को चुनना है। यहां किसी एक सेल को चुनना है तो उसको चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं, GI तरीके हो सकते हैं। यहां GI कर लीजिए। इस GI नंबर ऑफ कला कोष्ठिकाओं में से किसी एक को चुनना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तरीके कितने हो सकते हैं, GI तरीके। अगर आपके क्लासरूम में 73 चेयर रखे हुए हैं, 73 चेयर हैं, तो उसमें से किसी एक चेयर में बैठने की स्वतंत्रता है आपको, मतलब कहीं फिक्स नाम नहीं लिखा, तो आप किस में बैठ सकते हैं, 73 में से किसी एक में बैठ सकते हैं। और अगर एक को आपने ऑक्यूपाई कर लिया तो बाकी कितने बच गए, तो बाकी बच गए GI माइनस 1, GI माइनस 1, और कितने कण हैं, Ni कण हैं, तो टोटल कितना हुआ, Ni प्लस GI माइनस 1। आया समझ में कि कुछ समझ में नहीं आया? मेरा ये कहना है कि आपके क्लासरूम में 73 चेयर लगे हुए हैं। अब उस 73 चेयर में से किसी एक चेयर को चुनने की तरीके बताओ, तो आप बोलोगे कि भाई मैं 73 प्रकार से चुन सकता हूं। पहले चेयर में भी बैठ सकते हैं आप, उस 73 नंबर के चेयर में भी बैठ सकते हैं आप। ठीक, तो एक अगर चुन लिए तो बचे कितने, 72 बचे। पार्टिकल कितने हैं, आप सब लोग हो, 73 पूरे के हैं, ठीक है। तो दोनों को अगर मिलाकर बात करें तो टोटल एलिमेंट कितने हुए, Ni प्लस GI माइनस 1। क्लियर हुआ नहीं? चलिए एक एग्जाम्पल पिछले टाइम देखे थे हम लोग, उस एग्जाम्पल पे चलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे किसी एक निकाय के लिए। किसके लिए, इस I के लिए। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये कैसे आ रहा है। चलिए, पिछली बार जब हम लोग बात किए थे तो आपने कहा था कि दो बॉल हैं, दोनों बॉल कैसे हैं, इनडिस्टिंग्विशिबल हैं, मतलब इनको नंबर नहीं दे सकते और ना ही इनको नाम दे सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि इसको दो एनर्जी ग्रुप में बांटिए, तो आपने कहा था कि इसको 3 तरीके से बांट सकते हैं। 3 तरीके कौन कौन से, पहले में 2, दूसरा खाली, दोनों में एक एक, और पहला खाली दूसरा। टोटल कितने हुए, 1, 2 और 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 2 क्वांटम स्टेट या फेज सेल्स, कला कोष्ठिकाएं। तो कितना हुआ, 2 प्लस 2 माइनस 1, वहां मैंने कहा था Ni प्लस GI माइनस 1, Ni 2, GI 2 माइनस 1। समझ में आया उस फॉर्मूले का मतलब, Ni प्लस GI माइनस 1 आया। अब अगर मैं कहता यहां 3 पार्टिकल है और ये 2 खाने हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। तो
एक तरीका आप बोलेंगे कि तीनों को तीनों वहां रहेंगे, कोई यहां नहीं रहेगा। दूसरा तरीका 2 1 में, दूसरे में 1, और तीसरा पहले में 1 दूसरे में 2, और एक खाली और दूसरे में 3। टोटल कितने हुए? टोटल कितने हुए? Ni 3, Gi 2 माइनस 1, 3 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 4। ठीक है, अब इसी को मैं कह देता कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? Ni, एनर्जी स्टेट्स कितने हैं? Gi। बताइए नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने टोटल? तो आप बोलेंगे Ni प्लस Gi माइनस 1 वाला फॉर्मूला क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इसमें से Ni Gi माइनस 1 में से Ni पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, Ni प्लस Gi माइनस 1, ठीक, और Ni। अब इस कॉम्बिनेशन को अगर चेंज करें, आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो कितना होगा? Ni प्लस Gi माइनस 1 फैक्टोरियल, Ni फैक्टोरियल, Gi माइनस 1 फैक्टोरियल। ये तो समझ में आ गया ना? ये वाला फैक्टोरियल और नीचे में ये वाला फैक्टोरियल, और Ni प्लस Gi माइनस 1 माइनस Ni फैक्टोरियल। तो Ni कैंसिल होकर के Gi माइनस 1 आ जाएगा। और अगर ये समझ में आ गया ना, तो आप ये मान के चलिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला आपने जितना चीज किया है सेम कंडीशन यहां अप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर है, कुछ भी नहीं करना। सोच लिया? आया समझ में? आगे चले? चलिए, अब ये तो ith वाले के लिए है, अब टोटल निकालना है, मतलब पहले वाले से लेकर के इवन वाले से लेकर के en तक के लिए। तो इसमें क्या कर देते हैं? प्रोडक्ट लगा देते हैं। कहां से कहां तक का? i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक का प्रोडक्ट गुणा कर देते हैं। आप देख लीजिए MB में गुणा किया था आपने, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, इसलिए मैं यहां मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, सीधा सीधा बता रहा हूं कि i इक्वल टू 1 टू n के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आपके पास ये है। अब क्या करते हैं? लॉग लेते हैं, दोनों साइड लॉग लीजिए। इस इक्वेशन नंबर 5 के दोनों साइड अगर लॉग ले लिया जाए तो लॉग W, इसको मैंने पहले ही बताया था, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, गुणा बोलते हैं, और गुणा का मतलब लॉगरिथम में प्लस होता है, मतलब ये प्रोडक्ट समेशन में कन्वर्ट हो गया। क्यों लॉग लिया है? इसलिए i इक्वल टू 1 टू n लॉग Ni Gi माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये डिवाइड में है तो ये डिवाइड में माइनस लॉग Ni फैक्टोरियल माइनस लॉग Gi माइनस 1, ये वाला प्लस में माइनस लॉग का ये पूरा, और ये दोनों का प्रोडक्ट है तो प्लस होगा, और चूंकि माइनस बाहर में था इसलिए दोनों के दोनों माइनस हो गए। क्लियर हुआ? आगे क्या करेंगे? आगे इसमें आप ये कहिएगा कि Ni और Gi की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए इस 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, और अगर 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपका इक्वेशन ये बन गया। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे जी? अब हम लोग को इसका मिनिमा निकालना है, तो उसके लिए आप इसको, ये जो इक्वेशन आपने लिया है इसमें स्टर्लिंग का फॉर्मूला लगा दीजिए। स्टर्लिंग का फॉर्मूला क्या है? स्टर्लिंग का फॉर्मूला याद है? x log x माइनस एक्स क्या आएगा? Ni प्लस Gi log Ni Gi माइनस Ni प्लस Gi माइनस Ni log Ni प्लस Ni, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर Gi log Gi प्लस Gi। तो यहां देखिए प्लस Ni और प्लस Gi, यहां माइनस Ni और माइनस Gi से कैंसिल हो गया। क्लियर हुआ? क्या बचा? आपके पास ये फॉर्मूला था, कंफ्यूज नहीं होना, इसी में स्टर्लिंग का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है। चेक करके देख लीजिए मैंने जो जो कहा वैसा होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा? चलिए, Ni Gi log Ni Gi माइनस Ni Gi, ये देखिए यहां पे माइनस Ni, यहां पे प्लस Ni, यहां पे माइनस Gi, यहां पे प्लस Gi। अब तो डाउट नहीं है? क्लियर है? अब इसके बाद आपके पास बचा क्या?
NiGi log NiGi माइनस Ni log Ni माइनस Gi log Gi। अब यहां देखिए आपके पास ये जो N है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल और Gi ये दोनों कांस्टेंट है, और चूंकि कांस्टेंट है इसलिए ये Gi में कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप। मतलब जो ith में आपने Gi नंबर ऑफ सेल डिवाइड किए इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते आप, इसलिए ये कांस्टेंट है। ठीक ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए NiGi log NiGi माइनस Ni log Ni माइनस Gi log Gi। अब इसका डिफरेंशिएशन मत करिएगा, डिफरेंशिएशन यही करते हैं, क्या आएगा ये देखिए, इसको कांस्टेंट लिया Ni प्लस Gi, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई Ni प्लस Gi dNi हो जाएगा। log x का करते हैं अगर डिफरेंशिएशन तो क्या आता है, अगर log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है 1 बाई Ni प्लस Gi आएगा 1 बाई x dx, तो 1 बाई Ni Gi dNi। ये वाला लाइन क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है। दूसरा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट हो गया तो log NiGi, इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो dNi, क्योंकि इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। Ni को चेंज करेंगे, पहले में रहेगा तो N1, दूसरे में N2, तीसरे में N3, चौथे में N4, और सबको मिला देंगे अगर, सबको ऐड कर देंगे अगर तो N होगा। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। Ni की वैल्यू पहले के लिए N1 है, Ni की वैल्यू दूसरे के लिए N2 है, Ni की वैल्यू Nवे के लिए Nn है, मतलब Ni चेंज हो रहा है। अब log Ni Gi dNi, अब यहां आ जाइए, Ni कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई Ni dNi, फिर इसको कांस्टेंट, सॉरी इसको कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन log Ni dNi। यहां देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल हुआ, प्लस dNi होगा, ये और ये कैंसिल हुआ, माइनस dNi हुआ, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा जी, log w, डिफरेंशिएशन ऑफ log w I इक्वल्स टू 1 टू n log Ni Gi dNi माइनस log Ni dNi। क्लियर है। आगे गए तो आपके पास ये है, इसको इजी करिए तो log वाला फॉर्मूला लगा करके, माइनस है तो डिवाइड, तो log Ni प्लस Gi बाई Ni dNi। क्लियर है। मिनिमम वाला केस अगर लगा दें तो क्या आ जाएगा, log w इज इक्वल टू 0, ये तभी होगा जब ये 0 हो। ठीक ठीक, मतलब एक फंक्शन निकल आया, एक फंक्शन निकल के आ गया ये वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 6 में, और दो कंडीशन आपको निकाला है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 में। अब क्या करें, इसके बाद आपके पास एक रूल है, एक नियम है, जिसके बारे में आप लोगों ने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में पढ़ा था। लैग्रेंज का क्या होता है, इसके लिए एक प्रोसेस दिया था लैग्रेंज ने कि अगर आपके पास कोई फंक्शन हो और उसमें दो कंडीशन हो या कंडीशन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, अल्फा और बीटा कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे या ऐड कर देंगे। क्लियर है। इक्वेशन 2 को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन 2 को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करिए और इसको इक्वेशन नंबर 6 से ऐड कर दीजिए। ठीक ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लैग्रेंज की अज्ञात गुणांकों की विधि। ठीक है, लैग्रेंज मेथड ऑफ अननोन कोफिशिएंट। क्लियर है। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 ढूंढिए, माइनस अल्फा मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन 4 ढूंढिए, माइनस बीटा मल्टीप्लाई करिए और इस इक्वेशन 6 में ऐड कर दीजिए तो आपके पास ये रिलेशन मिलेगा। क्लियर है। अब इन सब में डीएनआई कांस्टेंट है, सॉरी कॉमन है, कॉमन निकाला, ये हो गया। अब देखिए इस नंबर में इक्वल टू 0 तभी आएगा जब ये 0 हो या ये 0 हो। अब आप डीएनआई को 0 नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे भाई, पार्टिकल की संख्या ही 0 हो जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन किसका,
इसका मतलब ये जीरो आएगा, तो हम लोग लॉजिकली बोल रहे हैं कि भाई ये जीरो होगा, ये जीरो डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर इसको जीरो कर दिए तो log ni gi बाई ni माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई इक्वल टू जीरो। सॉल्व करिए, ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा और माइनस बीटा ई आई प्लस बीटा ई आई, लॉग को ट्रांसफर करेंगे तो ई टू दी पावर हो जाएगा ये। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, एन आई बाई एन आई प्लस जी आई बाई एन आई, इसको सॉल्व कर लें अगर, तो ये हो जाएगा कितना, वन प्लस जी आई बाई एन आई, इसके दो पार्ट कर दिए, एन आई बाई एन आई प्लस जी आई बाई एन आई, तो एन आई और एन आई कैंसिल होके वन और ये बचा। अब आगे गए तो ये जो नंबर है ना आपके पास e टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई, इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर अल्फा e टू दी पावर बीटा ई आई। वन को ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस में वन, ठीक, माइनस में वन आएगा, ये एन आई और जी आई वाला आएगा कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, आएगा कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, शायद गड़बड़ है नहीं। अगर इसको हम लोग उल्टा किए हैं एन आई जी आई को, तो उसको उल्टा करना पड़ेगा ना भाई। एन आई जी आई के लिए ये वाले स्टेप को ना एलिमिनेट कर देना, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। इसको ट्रांसफर किया और इसका रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो एन आई और जी आई कितना हो जाएगा, वन बाई ए ई टू दी पावर बीटा ई आई माइनस वन, ये तो ई टू दी पावर अल्फा है, ई टू दी पावर अल्फा इसको ए ले लिया और ई टू दी पावर बीटा ई आई माइनस वन, ये आपका रिलेशन है। एन आई इक्वल टू जी आई ए ई टू दी पावर बीटा ई आई माइनस वन, और यहाँ ए का मतलब क्या है, ई टू दी पावर अल्फा, एक कांस्टेंट है। यही आपका बोस आइंस्टीन का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ये क्या है आपके, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है, या बोस आइंस्टीन वितरण नियम कहलाएगा, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 9 क्लियर हुआ यहां तक। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। एम भी समझ में आ गया, बीई भी समझ में आ गया, तब कंफर्म है कि आप एफडी कर लेंगे, क्योंकि वहां भी इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। मतलब लेग्रेंज का फॉर्मूला भी लगाना है, स्टर्लिंग का फॉर्मूला भी लगाना है, मिनिमा का भी फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर देना है, ठीक। तो वो आपके लिए है। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक आप करेंगे, तीनों में डिफरेंस आप करेंगे, ठीक है। इसको रिपीट करिए, इसका नोट्स बनाइए, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन रिपीट जरूर होता है, ठीक।